जय हिंद साथियों, स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर नंबर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को। ये सत्ता का वैकल्पिक केंद्र क्या होता है और किस प्रकार से आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे देश या कौन कौन से संगठन हैं जो अमेरिका के बाद महाशक्ति बन सकते हैं, इस चैप्टर में समझेंगे। इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे यूरोपीय यूनियन को, फिर आसियान को और फिर समझेंगे चीन के उत्थान को। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय संघ के बारे में जानकारी दी जाएगी, बहुत ही डिटेल में, ताकि पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन यूरोपीय यूनियन से बने तो छूट ना सके। 2 नंबर से लेके 5 नंबर और एमसीक्यू तक की गारंटी यहीं से आएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के नए केंद्र से हमारा होता है उन देश या संगठन से जो आगे चलकर अमेरिका के बाद महाशक्ति बन सके। यानी कि कहने का मतलब है सत्ता के नए केंद्र से हमारा अभिप्राय उन देश या संगठन से है, उन देश या संगठन से है जो अमेरिका के बाद जाकर क्या बन जाए, महाशक्ति बन जाए। ऐसे देश, ऐसे संगठन को हम सत्ता के नए केंद्र या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे आप सभी को नॉर्मली पता होगा कि दुनिया के अंदर एक समय था कि यूरोप के अंदर फ्रांस सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश हुआ करता था। आपने 9th और 10th में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि उस समय फ्रांस अगर छींक दे तो अन्य यूरोपीय देशों को सर्दी और जुकाम हो जाता था। ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रांस कमजोर हुआ और फिर आया ब्रिटेन, और दुनिया के अंदर ब्रिटेन ने बहुत जगहों पर कब्जा किया, राज किया, शासन किया। लेकिन अब ब्रिटेन चला गया और आज के समय सुपर पावर कौन है, अमेरिका है। आज देखो अमेरिका का किसी की चलती है, किसी की नहीं चलती है। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि अमेरिका के जाने के बाद ऐसे देश या संगठन जो अमेरिका के जाने के बाद क्या बन जाए, सुपर पावर बन जाए, महाशक्ति बन जाए। इसी को सत्ता का वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के नए केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। मैं बात करूं देशों का, जैसे कौन कौन से देश है जो महाशक्ति बन सकते हैं, तो इसमें नंबर 1 पे आता है आपका चीन, फिर हम कह सकते हैं रूस, भारत, बिल्कुल भारत भी इस लाइन में बहुत आगे है। चौथे नंबर पर हम नाम ले सकते हैं इजराइल, और भी बहुत सारे देश है, जैसे कि आप जर्मनी का नाम ले लो या फिर आप जापान का नाम ले लो। ये सभी देश जो है आने वाले समय में अमेरिका के बाद महाशक्ति बनने की दावेदारी रखते हैं। लेकिन वही बात करूं संगठन की, तो संगठन में कौन कौन से आ जाते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका ऊपर में यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। दूसरे में आता है आपका आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को आसियान कहते हैं। फिर इसमें आ जाएगा आपका ब्रिक्स, आपका इसमें सेकंड में क्या जाएगा, ब्रिक्स आ जाएगा, और आ जाएगा सार्क। तो ऐसे देश या संगठन जो अमेरिका के बाद महाशक्ति बन जाए, ऐसे देश और संगठन को हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के नाम से जानते हैं। और आज के इस पूरे वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय संघ को, ताकि यूरोपीय यूनियन का एक भी क्वेश्चन आए तो छूट ना पाए। ठीक है, तो आपको यह तो समझ में आ गया, वह देश व संगठन जो अमेरिका के बाद महाशक्ति बन जाए, ऐसे देश और संगठन को सत्ता के नए केंद्र के नाम जानते, जैसे कि चीन, रूस, भारत, इजराइल, जर्मनी, जापान, यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स और सार्क। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले चैप्टर पे। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ क्या है, तो यूरोपीय संघ ध्यान समझना, यूरोपीय संघ यूरोपीय महाद्वीप में यूरोप के देशों का बना हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे यूरोपीय यूनियन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि यूरोपीय संघ क्या है, तो बता दोगे यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप में यूरोप देशों का बना हुआ एक क्षेत्रीय संयोग संगठन है, जिसे हम यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं। यूरोपीय संघ की जो स्थापना है ये 7 फरवरी 1992 में हो जाता है। अभी वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के अंदर कुल 27 कंट्रीज क्या है, मेंबर है इसके, 27 इसके सदस्य देश हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है, इनका जो
मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है बेल्जियम में। कहां पर है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। कहां पर है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। तो कोई आपसे पूछे यूरोपीय संघ क्या है, तो यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप में देशों का बना हुआ एक क्षेत्रीय संगठन से हम यूरोपीय संघ के नाम जानते हैं। वर्तमान में इसमें 27 देश है। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 में हो गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह यूरोप की देश एक बेल्जियम, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में इसका क्या है? मुख्यालय। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप बढ़ते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और जो 3 नंबर पेपर में कईयों बार आपका आया था और आता भी है। क्या है टॉपिक? यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से यूरोपीय संघ के बहुत सारे अन्य देश यूरोपीय यूनियन में क्या हो गए? शामिल हो गए। तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पहला, यूरोपीय संघ के पास अपना एक झंडा है। आपने देखोगा यूरोपीय संघ के पास अपना एक झंडा है जो पूरे के पूरे ब्लू कलर का है। पूरे किस कलर का है? ब्लू कलर का है और इसके अंदर 12 गोल्डन स्टार्स ऐसे सर्कल में बने हुए हैं। 12 स्वर्ण सितारे क्या हुए? ऐसे करके बने हुए हैं, जो किसको दिखाते हैं? ये यूरोपीय यूनियन की एकता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? एकता को, कि हम सब एक साथ हैं। दूसरा, यूरोपीय संघ के पास अपना क्या है? एक मुद्रा है, अपनी एक करेंसी, इसका नाम क्या है? यूरो, जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिकन करेंसी डॉलर क्या देती है? टक्कर। यूरो का सिंबल इस तरीके से और डॉलर का सिंबल इस तरीके से, जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिकन डॉलर को टक्कर देती है। तीसरा, यूरोपीय संघ के पास अपना क्या है? खुद का एक स्थापना दिवस, जिस दिन यूरोपीय संघ बना था। तो कब बना था? 7 फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ बन चुका था। तीसरा, यूरोपीय संघ के पास अपना राष्ट्रीय गान, जैसे भारत का राष्ट्रीय गान है ना जन गण मन, वैसे यूरोपीय संघ का भी अपना खुद का क्या है? राष्ट्रीय गान है। तो इन सभी से यूरोपीय संघ की विशेषताएं बढ़ती है। और सबसे मोस्ट 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 इंपोर्टेंट विशेषता है, और इसी विशेषता को तो कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है। फिर विशेषता समझते हैं। यूरोपीय संघ जो है यह एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था से, यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लेती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और यही विशेषता पेपर में 6 नंबर का, कितने नंबर का? 6 मार्क्स का पूछ लेता है घुमा के, कि बताओ कैसे आप कह सकते हो कि यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले ली। और या ये नहीं पूछेगा तो दूसरा पूछ लेगा कि बताइए यूरोपीय संघ की स्थापना जो है, किसकी स्थापना? यूरोपीय संघ की स्थापना जो है ये क्रमबद्ध रूप से हुई है, कैसे? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि यूरोपीय संघ की स्थापना क्रमबद्ध रूप से हुई कैसे, या क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले ली है, कैसे? एक्सप्लेन करें। तो आपका दोनों का आंसर सेम ही होगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डेट्स बहुत सारी हैं, पर ये वो डेट है जो आपके लिए एमसीक्यू में 12 पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना क्रमबद्ध रूप से कैसे हुई, ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिए। तो समझते हैं। पहला डेट आता है 1945। कौन सा डेट? 1945। 1945 में अमेरिका के विदेश मंत्री, ध्यान समझना, 1945 में अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, जिनका नाम होता है जॉन मार्शल। क्या नाम होता है? जॉन मार्शल। उन्होंने वेस्ट यूरोप, पश्चिमी यूरोप के मदद करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए, है ना। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे पैसे दिए और एक संगठन की स्थापना, जिसका नाम रखा गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। और बोला किसी भी देश को अगर पैसों की जरूरत हो तो आप इस संगठन से कांटेक्ट करके पैसे ले सकते हो और अपनी अर्थव्यवस्था को उत्थान कर सकते हो। इस पूरे प्लान को जो किया था वो जॉन मार्शल थे, इसलिए इस प्लान को जॉन मार्शल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। 1900 दूसरा डेट आता है हमारा अप्रैल 1951, जिसे हम पेरिस संधि के भी नाम से जानते हैं। इस बार क्या होता है, पश्चिमी यूरोप, ये जो वेस्टर्न यूरोप होता है, यहाँ के 6 देश इकट्ठा होते हैं और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इकट्ठा होकर एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी पे साइन करते हैं, हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस पेरिस एग्रीमेंट में 6 देश जो होते हैं एक समुदाय की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है यूरोपीय कोयला और
इस्पात समुदाय। पश्चिमी यूरोप के 6 देश होते हैं यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना करते हैं ताकि ये आगे चलकर अपने एरिया में जितने भी कोयला और इस्पात निकले, स्टील निकले, उसे बेचकर पैसा कमाए और अपनी वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके, इसलिए वो संगठन को अपना लेते हैं। फिर आता है मार्च 1957, फिर से यही 6 देश सेम टू सेम, यही 6 देश आगे चलकर इटली की राजधानी रोम में इकट्ठा होते हैं और रोम में साइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं रोम एग्रीमेंट या फिर रोम संधि के नाम से जानते हैं। इस बार ये 2 समुदाय की स्थापना करते हैं। इस बार ये 6 देश मिलकर 2 समुदाय की स्थापना करते हैं। पहला यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसका काम ये था कि कभी भी किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़े तो हम यहां से क्या कर लेंगे, पैसे ले लेंगे और आपस में मदद करेंगे। दूसरा इन्होंने बनाया यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय, कि हम सब आपस में एटॉमिक का लेन देन करेंगे और एनर्जी बना के दुनिया के देशों में क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इनका ये मेन दूसरा ऑब्जेक्ट था। क्या ऑब्जेक्ट था दूसरा? तो पहला था यूरोपीय आर्थिक समुदाय की पैसे की मदद करेंगे दूसरे को, और दूसरा था यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय। आप समझ रहे होगे ना, पहले मास्टर प्लान आया, अमेरिका के विदेश मंत्री ने खूब सारा पैसा दिया अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और एक संगठन बना यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। फिर इसी देशों में से 6 देश निकले जिन्होंने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया ताकि कोयला और इस्पात बेचकर वो पैसा कमा सके। फिर यही 6 देश आगे रोम संधि पे इकट्ठा होते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना करते हैं, यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये जितना हो सके उतना व्यापार करे और पैसा कमाए। अब क्वेश्चन ये है, क्या सर आप हमें रटवा रहे हो क्या? वो 6 देश कौन से, वो देश तो बताओ। मेरे भाई ये 6 देश भी तुम्हें एक लाइन से याद करा दूंगा, और इसका याद करने का मैं एक ट्रिक बनाया था, बीजेपी ने बनाई फाइल। इन 6 देशों को कैसे याद करें, इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बना दिया था, बीजेपी, क्योंकि अभी देख रहे हो बीजेपी इंडिया में बहुत वर्चस्व रहा है इसका, तो याद करने का ट्रिक समझ लो, बीजेपी ने बनाई फाइल। कौन सी फाइल? एप्स्टीन फाइल। अरे मैं उसकी बात नहीं करूं, इधर आ जाओ टॉपिक पे। तो बीजेपी को याद करने का ट्रिक सबसे बेस्ट ये, बीजेपी ने बनाई फाइल जिसमें बी से आपका देश आता है बेल्जियम, बी से आपका देश आता है बेल्जियम, जेपी से बस हल्का उल्टा करना, पहले पी लेना फिर जे लेना, पी से आएगा पश्चिमी और जे से हो जाएगा जर्मनी, क्योंकि बताओ पूर्वी जर्मनी पे उसमें किसका कब्जा था? यूएसएसआर का कब्जा था। एन से हो जाएगा अपना नीदरलैंड, क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। बनाई से कुछ नहीं होता है, एफ से हो जाता है अपना फ्रांस, आई से इटली और एल से हो जाता है लग्जमबर्ग। तो देखो 6 देश याद हो गए ना आपको, बी से बेल्जियम, जेपी से पश्चिमी जर्मनी, एन से नीदरलैंड, एफ से फ्रांस, आई से इटली और एल से लग्जमबर्ग। यही 6 देश जो होते हैं मुहैया करवाकर बाकी देशों को इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे यूरोपीय यूनियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं ये 6 देश मिलकर। तो यहां तक आपको समझ में आया क्लियर? अब अगला आता है मेन, सबसे मेन, जून 1979। जून 1979 में होता है पहली बार यूरोपीय संघ के देश इकट्ठा होते हैं और यूरोपीय पार्लियामेंट की डिमांड करते हैं। किसकी डिमांड करते हैं? यूरोपीय संसद की। पहली बार ऐसा होता है कि यूरोप के देश के नेता खुद एक साथ इकट्ठा होकर यूरोपीय संसद की मांग करते हैं और कहते हैं इस मांग के अंदर कि हम यूरोपीय संसद बनाएंगे जिसके अंदर वहां की जनता क्या करेगी? इलेक्शन करेगी। क्या करेगी? इलेक्शन। और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वोट डालेगी और जो भी लीडर जीतेगा, जो भी उम्मीदवार जीतेगा, वो क्या करेगा? पूरे एरिया के लिए काम करेगा। केवल एक देश के लिए, जैसे मान लो कि फ्रांस का नेता है, वो जीत गया, तो सिर्फ फ्रांस के लिए काम नहीं करेगा, वो पूरे के पूरे यूरोप के लिए काम करेगा। सोच रहे हो उनकी मानसिकता कितने बड़े स्तर की थी। अब बताओ, सोचो हमारे पड़ोसियों में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इकट्ठा हो जाए और ये कहे कि हम सब मिलकर इलेक्शन तो सबके लिए काम करेगा। पॉसिबल है ऐसा? नामुमकिन। लेकिन यूरोप के देशों ने क्या करा? इलेक्शन करवा लिया। किसके लिए? यूरोपीय पार्लियामेंट की डिमांड के लिए, और यूरोपीय संसद की स्थापना भी कर देते हैं। अब जो अगला डेट है ना, सबसे ज्यादा कईयों बार एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन बनता है ये, व्हाट इज सांगेन एग्रीमेंट? सांगेन संधि क्या है? बहुत बार पूछा गया इसका डेट। सांगेन संधि क्या है? तो जून 1985 में यूरोपीय पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया जाता है जिसको हम सांगेन संधि के नाम जानते हैं। इस संधि के तहत यूरोपीय यूनियन में जो भी देश होंगे उनके देश का बॉर्डर समाप्त हो जाएगा और किसी भी पर्सन को किसी भी दूसरे देश में जाना है, दूसरे देश में
दूसरे देश के लोगों के पास जाना है तो बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के क्या कर सकते हैं, वो निकल सकते हैं, जा सकते हैं। देखो कितना पावरफुल है। आप सोचो इंडिया को अगर सिंगापुर जाना है तो उससे पहले परमिशन लेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, एक आध हफ्ते का डिले लग जाएगा, फिर जाकर उसे परमिशन मिलेगा। और इससे हमारा एक हफ्ते काम रुक गया। लेकिन मान लो परमिशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो जाए तो काफी जरूरत है इनका, जिससे अर्थव्यवस्था को उत्थान ज्यादा होता, लोग व्यापार ज्यादा करते। तो इसीलिए जैसे सांगेन एग्रीमेंट पास किया था उसके बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था तुरंत उठने शुरू हो जाती है। आज भी आप यूरोप का वीजा लेते हो, टूरिस्ट वीजा लेते हो, एक देश का फ्रांस के लिए लोगे तो आप जितने भी यूरोपियन में 27 कंट्रीज है वहां पे आप फ्री में 27 देश है, आपको किसी भी देश की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एक देश का परमिशन लो, बाकी सब अपने आप आ जाता है। समझ में आया कि नहीं है। और लास्ट अपना डेट आता है 7 फरवरी 1952 में मॉस्ट्रिट संधि के तहत, ये भी एमसीक्यू में बहुत पूछता है, कौन सा ट्रीटी, मॉस्ट्रिट संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाता है। तो लास्ट पूछेगा मॉस्ट्रिट संधि के तहत यूरोपीय संघ की क्या जाती है, स्थापना। अब ध्यान समझना, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था एक क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, कि यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। या फिर क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई है, क्रमबद्ध रूप से हुई है, तो उसका आंसर ये 6 के 6 पॉइंट लिख दोगे और आपका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे 6 पॉइंट थोड़ी ध्यान समझो, हमें समझ नहीं आया कि आर्थिक से राजनीति का रूप कब ले ली। आप ध्यान देखो 1945 से लेकर मार्च 1957 तक आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि 1945 मार्शल प्लान, यूरोपीय आर्थिक संयोग, 1951 में पेरिस संधि, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, 1957 में रोम संधि, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय ऊर्जा समुदाय। क्या यहाँ तक बात पैसों की हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। इसके बाद नीचे आओगे तो 1979 में, इन तीनों डेट को ध्यान देखना, 1979 में यूरोपीय संसद पार्लियामेंट राजनीतिक मुद्दा आ गया, चुनाव राजनीतिक मुद्दा होता है। सांगेन एग्रीमेंट पार्लियामेंट ने पास किया और ये भी क्या था, वीजा पासवर्ड, ये भी एक राजनीतिक मुद्दा होता है। और 7 फरवरी 1992 जब किसी भी यूनियन की स्थापना होती है, किसी संगठन की स्थापना होती है, तो ये भी एक राजनीतिक मुद्दा ही होता है। तो इस 3 में यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, लेकिन इधर नीचे आती हुई एक राजनीतिक संस्था का रूप ले लेती है। और यही क्वेश्चन बार बार आया है पेपर में। तो आपके 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए, लिख लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो अभी लेके रख लो, काम आएगा आगे तक। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, जो फाइनल एग्जाम में बार बार आता है। क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ कैसे एक महाशक्तिशाली देश बन सकता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, द अल्टरनेटिव ऑफ सेंटर्स पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यानी अमेरिका के बाद कौन बन सकता है, तो हम यूरोपीय संघ पढ़ रहे हैं ना, तो यूरोपीय संघ कैसे एक महाशक्तिशाली संगठन बन सकता है, कैसे एक महाशक्तिशाली देश बन सकता है। तो ध्यान समझना, देखो यूरोपीय संघ किन किन आधार पर महाशक्ति बन सकता है। तो पहला, यूरोपीय संघ के पास अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था है, यूरोपीय संघ के पास क्या है, मजबूत अर्थव्यवस्था। बात करते हैं 2005 की, तो सन 2005 के हिसाब से दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था किसी का था, तो यूरोपीय संघ का था, और ये अमेरिका से भी ज्यादा था। अमेरिका से क्या था, अमेरिका से भी इसका ज्यादा था। तो सन 2005 के हिसाब से यूरोपीय यूनियन की जो जीडीपी थी वो अमेरिका की जीडीपी से भी आगे निकल चुकी थी। कितनी जीडीपी थी उस समय, लगभग 12,000 अरब डॉलर, इतना आगे था कौन, यूरोपीय यूनियन। तो 2005 के हिसाब से कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था काफी क्या थी, मजबूत। दूसरा आ जाता है हमारा मजबूत मुद्रा। देखो यूरोपीय संघ की करेंसी का नाम क्या है, बताओ, यूरोपीय संघ करेंसी का नाम क्या, जल्दी बताओ। यूरोपीय संघ करेंसी का नाम यूरो, बिल्कुल। तो यूरोपीय संघ की करेंसी का नाम क्या है, यूरो, जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिकन डॉलर क्या दे रही है, टक्कर दे रही है। टक्कर कैसे दे रही है, तो ट्रेड के थ्रू, किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू, व्यापार के थ्रू। जिस देश की करेंसी जितना ज्यादा व्यापार में लगी रहेगी उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे $1 की वैल्यू इंडिया में लगभग 90 से लेकर 95 के बीच में एवरेज होता है, जबकि 1 यूरो की वैल्यू जो है इंडिया में लगभग 100 से लेकर 108 के बीच में ऊपर नीचे होता रहता है, टाइम के हिसाब से इतने में रहता है। तो हम कह सकते हैं ना कि यूरोपीय मुद्रा की जो करेंसी यूरो है वो अमेरिकन डॉलर टक्कर दे रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल बेस की करेंसी मजबूत है किसकी तुलना में, डॉलर की तुलना में। तीसरा हमारा जो पॉइंट आ जाता है इसके अंदर वो आ जाता है यूएन की सदस्यता, मोस्ट इंपोर्टेंट, को आपको तो वैसे ही पता होना चाहिए। देखो यूरोपीय संघ में एक देश है फ्रांस, यूरोपीय संघ में एक देश है फ्रांस, पहले ब्रिटेन भी हुआ करता था पर ब्रिटेन आगे जाके बताऊंगा कैसे अलग हो गया। तो यूरोपीय संघ का एक देश है फ्रांस, जो यूरोपीय यूनियन के
सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। कौन सा सदस्य है? स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर है। और इस परमानेंट मेंबर के पास एक पावर से कहते हैं वीटो पावर, जो दुनिया की नीति निर्माण को खत्म कर सकता है। और इसके बाकी जो देश बच गए वह यूएनओ के नॉन परमानेंट मेंबर में आते रहते हैं, जो 10 होते हैं, जो हर 2 साल बदल जाते हैं। तो एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं। अब वीटो पावर की ताकत क्या होती है समझने के लिए सिंपल एग्जाम्पल समझो। दुनिया में केवल 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। अब सोचो 5 देश एक साथ बैठे दुनिया के सभी देशों के लिए कानून बनाने के लिए। अब एक बिल, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एक बिल पास करना है। फॉर एग्जांपल के मान लो 5 लोग बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, उन्होंने कहा कि आज चाय और बिस्किट खाते हैं। 4 ने बोला कि चाय बिस्किट खाएंगे, और एक ने बोला मुझे चाय से एलर्जी है, मैं कॉफी पीऊंगा। तो उसने वीटो पावर इस्तेमाल कर दिया। अब ना कॉफी आएगा और ना ही क्या आएगा, चाय। इतनी खतरनाक पॉलिसी होती है। दुनिया में सभी देशों को शांति बनाए रखने के लिए इन सभी देशों का एकजुट होना काफी क्या है, जरूरी। तीसरा आता है हमारा सबसे चौथा आता है हमारा मजबूत सैन्य शक्ति। देखो यूरोपीय संघ की बात की जाए तो इनका एक देश है फ्रांस। कौन सा देश? फ्रांस। पहले ब्रिटेन भी था पर अलग हो जाता, बताऊंगा आगे। तो यूरोपीय संघ का एक देश है फ्रांस, जो कि जिसके पास क्या है, परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है, जो यूरोपीय संघ की सैन्य शक्ति काफी मजबूत करता है। यूरोपीय संघ की प्रौद्योगिकी और संचार, यूरोपीय संघ की प्रौद्योगिकी और संचार प्रणाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संचार प्रणाली है, यानी कि अमेरिका के बाद आता है। तो इतनी बड़ी संचार प्रणाली इसकी अमेरिका के क्या आता है, बाद में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं ये WTO के अंदर, कहां पे, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी एक ग्रुप बना के, है ना, अपना एक समूह बना के क्या करते हैं, अहम भूमिका के रूप में काम करते हैं, जिससे इनका वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया के व्यापार में काफी क्या होता है, दबदबा होता है। और ये 5 नंबर का कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय संघ कैसे एक महाशक्तिशाली संगठन बन सकता है, महाशक्ति बन सकता है अमेरिका के बाद। तो ये 5 नंबर बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना। अब आता है अपने इस यूरोपीय संघ के लास्ट टॉपिक पे, और हमारा यूरोपीय संघ खत्म हो जाएगा कि क्या कारण है कि यूरोपीय संघ एक महाशक्तिशाली संगठन नहीं बन सकता है, या फिर यूरोपीय संघ जो है इनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं। ये भी पेपर में 3 नंबर का पूछ लेता है कई बार कि यूरोपीय संघ में क्या क्या कमजोरियां हैं, ध्यान समझना। पहला, यूरोपीय संघ के कई सारे देश जो है वो अमेरिकन गठबंधन में क्या है, शामिल है। जैसे मैं बात करूं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैन्य संगठन है जो यूरोपीय यूनियन के साथ ज्यादातर देश अमेरिका में शामिल है। अब अमेरिका जैसे ना चाहता है, यूरोपीय संघ के देश वैसे क्या करते हैं, नाचते हैं। दूसरा, डेनमार्क और स्वीडन, देश के नाम याद रखना, डेनमार्क और स्वीडन, ये दोनों देश जो है ये मॉस्ट्रिट संधि का भी और यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो, दोनों का विरोध करते हैं, कहते हैं हम दोनों को नहीं मानेंगे, है ना, वो बॉर्डर वाला जो हो जाता है। तीसरा, ब्रिटेन 2016 में अनौपचारिक रूप से यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। उस समय देश ने रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रहण कराया, तो लगभग 52% लोगों ने बोला अलग हो जाना चाहिए और 48% लोगों ने बोला कि अलग नहीं होना चाहिए। तो सरकार के पास बड़ा कठिन हो गया था फैसला लेना कि लगभग 50 के आसपास का एवरेज है, तो सरकार ने इसे और डिले किया, और लेकिन बाद में जाके 2021 में औपचारिक रूप से सरकार क्या जाती है, अलग हो जाती है। अब क्वेश्चन, ब्रिटेन अलग ही क्यों हो जाता है, मैं भी नीचे समझाऊंगा आपको। लास्ट, यूरोपीय संघ के सभी देशों के पास अपनी अपनी विदेश नीति और अपनी अपनी क्या है, सुरक्षा नीति, जो एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। सुरक्षा नीति का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश से अटैक करेगा नहीं करेगा, उस देश के साथ क्या संबंध है नहीं संबंध है, उसको सुरक्षा नीति कहते हैं। और विदेश नीति का किस तरीके से व्यवहार रखा जाता है वो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2003 में इराक के अंदर युद्ध हुआ था, अमेरिका ने घुस के मारा, इराक के 50,000 लोग मासूम मारे गए, सद्दाम हुसैन ने 100 जंगों की एक जंग कहा था। इस वॉर के अंदर जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन उसने कहा अमेरिका एकदम ठीक कर रहा है। वही जो और देश थे जैसे फ्रांस हो गया, वेस्टर्न जर्मनी हो गया, इन दोनों देशों ने बोला कि अमेरिका बिल्कुल ही गलत कर रहा है। अब बताइए खिलाफ कैसे हो गए, जबकि उस समय तो एक ही संगठन की सेवा करते थे, 2016 में लगा हुआ ना, उस समय तो ब्रिटेन इसी का सेवा करता था, तो ये कहता था एकदम सही है, तो ये कहता था एकदम गलत है, क्योंकि विदेश नीति और सुरक्षा नीति क्या थी, अलग अलग थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सन 2003 में यूरोपीय यूनियन का संविधान बनाने की कोशिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश किया गया, पर यह भी क्या रहा, असफल। क्यों असफल रहा, क्योंकि सबके अपने पर्सनल क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट आपको सुना देता हूँ कि ब्रिटेन ही क्यों अलग हो गया औपचारिक रूप से। देखो, ब्रिटेन एक ऐसा देश रहा है ना जो दुनिया के कई सारे देशों पर कब्जा किया, तो ये चाहते थे कि जो गुलाम देश है हमारे बराबरी करे। और दूसरा, ब्रिटेन की करेंसी का नाम है पौंड, क्या नाम है, पौंड, और यूरोप की करेंसी का नाम है यूरो।
अब जब वो यूरोपीय यूनियन में शामिल होंगे तो भाई उनको यूरो का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, पौंड का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पौंड की करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे घटती चल जाएगी। और मान लो कल किसी दिन यूरोपीय संगठन कोलैप्स हो गया, विघटित हो गया, फिर ये करेंसी विघटित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी देशी करेंसी को मजबूत करने के लिए इससे क्या हो गए अलग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट